हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने पाचन तंत्र को काफ़ी देख लिया था और पाचन तंत्र के अंदर अपन ने लगभग सभी भागों को देख लिया था। मैंने कहा पोस्टर से मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। आपको पोस्टर मिला नहीं है भाई, ठीक है। अभी क्या है कि वो सब मटेरियल एक साथ में इकट्ठा करके पड़ा है तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही तंत्र पूरे हो जाएंगे मिल जाएगा तो सभी तंत्र मैं आपको पोस्टर के माध्यम से समझा दूंगा। आज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि मानव पाचन तंत्र के अंदर किस प्रकार से कौन सा अंग कहाँ पे होता है। तो अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र अपन पढ़ रहे थे, मानव पाचन तंत्र, इसको अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर देखो भाई, अपन सभी भागों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन ने क्या देखा था? आहार नाल। क्या देखा था? आहार नाल। और एक क्या थी? पाचक ग्रंथियां, या इसको आप पाचन ग्रंथियां कह सकते हो। दो चीजों को अपन ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। आहार नाल के अंदर सबसे पहला भाग क्या आ रहा था? मुख। और मुख का खुला हुआ भाग क्या कहलाता था? मुख गुहा। तो सबसे पहले भाग को अपन देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको अपन कहेंगे मुख, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉप आउट कर देता हूं तो इसको अपन मुख गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख गुहा, जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी। इस डायग्राम को आपको कॉपी के अंदर बनाना है। डायग्राम को आपको कॉपी के अंदर बनाना है, साथ साथ में नामांकित भी करना है। सबसे पहला भाग लिख लेना मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है तो आपको पता ही है क्या होते हैं? दांत होते हैं, जीवा होती है, और क्या होती है? दांत, जीवा, ठीक है, और लार ग्रंथियां। तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। लार ग्रंथियां अभी अपन देखेंगे। लार ग्रंथियां कौन सी, लार ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको लार ग्रंथियों के बारे में बता देता हूं। वैसे अपना टॉपिक लार ग्रंथियां अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको आमाशय पढ़ा के छोड़ दिया था। आमाशय के बाद छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग, और लार ग्रंथियों के अंदर अपन ने पाचक ग्रंथियों के अंदर अपन ने लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय तीनों को भी पढ़ना है। सभी को मैं आज पढ़ा दूंगा 10वीं के हिसाब से, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मुख के अंदर मुख गुहा होती है, दांत होते हैं, जीवा होती है, लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। लार ग्रंथियां 3 है, अभी अपन देख लेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? ग्रसनी। दूसरा पार्ट कौन सा था? ग्रसनी, जिसको अपन क्या कह रहे थे? फेरिंग्स, ठीक है, ग्रसनी। तो ग्रसनी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो इस पार्ट को आप ग्रसनी कह सकते हो। दूसरा पार्ट कर देना इसको ड्रॉप आउट, ग्रसनी। ये क्या है? ग्रसनी है। तीसरा पार्ट हो जाएगा ग्रसनी में मैंने कहा था श्वसन प्लस पाचन। श्वसन प्लस पाचन दोनों की एक साथ में क्रिया होती है ग्रसनी के अंदर, ध्यान कर लेना आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे एपिग्लोटिस भी बताया था आपको। गर्शिका, जिसको अपन कहते हैं इसोफेगस, गर्शिका कहते हैं, ठीक है। अब गर्शिका जो होती है ये लंबी नली, ये क्या है? गर्शिका है। और इसके लिए 3 नंबर लगा लेना। गर्शिका, गर्शिका। तो यहाँ क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डायाफ्राम होता है। क्या होता है? डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम तो अपन श्वसन के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ एकमात्र ऐसी नली जो ग्रास नाल, यहाँ गर्शिका को भेद कर जाती है, उसका नाम क्या है? गर्शिका है, ठीक है। उसके बाद चौथा भाग कौन सा हो जाएगा? आमाशय। कौन सा भाग हो जाएगा? आमाशय। अब देखो भाई, आमाशय जो है ये चौथा भाग है, आमाशय। इसको आप आमाशय लिख लेना। और आमाशय के भी आपको 3 भाग लिखने हैं। यदि डायग्राम आता है मानव पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए तो आपको 3 भाग लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक संकोचन होता है जिसको अपन कार्डियक संकोचन कहते थे। यहाँ पे इसको कहते थे, यहां आप लिख लेना, इस साइड लिख लेना, यहां लिख लेना जठरागम अवरोधिनी, ठीक है। और इसको पहला भाग कर देना। उसके अलावा इस जठरागम का जो पहला भाग है उस पहले भाग को क्या कहते हैं अपन? जठरागम कहते हैं। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? बीच वाला पार्ट, जिसको अपन क्या कहते थे? फंडस।
और लास्ट और अंतिम भाग इस वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, जठर निर्गमी। जठर निर्गमी, इस भाग को देख लेना। और जठर निर्गमी में यहाँ पे एक संकोचन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, जठरागम। जठर निर्गमी वरुदिनी कहते हैं, जो भोजन को ग्रहणी से आमाशय में जाने से रोकने का काम करती है। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे कुछ नाम आपको ध्यान रखने और ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आमाशय के बाद आपको ध्यान रखना है यकृत। क्या ध्यान रखना है, यकृत, जिसको अपन लीवर कहते हैं। लीवर, जिसको कलेजा कहता है अपनी मारवाड़ी में, कलेजा, कलेजे की कोर, कलेजा। ये लीवर कौन सा है, तो ये वाला लीवर है। ये वाला क्या है भाई, इस वाले पार्ट को आप लिख लेना 5वां करके, लीवर। यकृत है, जिसको अपन रसायनों की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, रसायनों की फैक्ट्री। अब इस लीवर का क्या काम है भाई, लीवर जो होता है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है भाई। लीवर जो होता है वो पाचन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यदि पहले यूनिट के अंदर आपको मैंने नहीं बताया था, यदि लंबे समय तक कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल लेता है, लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है, तो उसका जो लीवर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लीवर के डैमेज होने का कारण है लंबे समय तक अल्कोहल का लेना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लीवर होता है वो लीवर अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है। अल्कोहल विषैला है, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा लीवर। ठीक है, अब अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने का काम करेगा। ठीक है, विषैला को अविषैला करेगा। लेकिन लंबे समय तक अल्कोहल लेने से आपके जो लीवर की कोशिका है, जिसको विशेष प्रकार की कोशिका इसके अंदर होती है, जिसको अपन कुफर की कोशिका भी कहते हैं। लीवर के अंदर कोशिका होती है जिसको अपन कुफर की कोशिका कहते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। लीवर के अंदर कोशिका होती है जिसको अपन कुफर की कोशिका कहते हैं, कुफर सेल। ठीक है, कुफर की कोशिकाएं। और कुफर की कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, भक्षाणु का कार्य करती है। भक्षाणु का कार्य करती है, भक्षाणु का कार्य। यानी कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी होती है, उस आरबीसी को मारने का काम, आरबीसी को खत्म करने का काम कौन करती है, कुफर की कोशिका। तो कुफर की कोशिका कहाँ पाई जाती है, यकृत के अंदर पाई जाती है। यकृत किसका कार्य करता है, तो यकृत कार्य करता है विषैले को अविषैला करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है। लंबे समय तक अल्कोहल लेने से एक रोग हो जाता है जो आपके पहले यूनिट के अंदर है, उसका नाम है फैटी लीवर। यदि लंबे समय तक आप यदि अल्कोहल लेते हो, लंबे समय तक यदि कोई शराब पीता है, तो उसके अंदर एक रोग हो जाता है जिसको फैटी लीवर कहता है। यानी कि जो लीवर होता है उसके अंदर क्या जमा हो जाती है, फैटी या वसा जमा हो जाता है। लीवर के अंदर वसा जमा होने से सही तरीके से पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, आदमी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो ज्यादा अट्टे कट्टे होते हैं, जो शराब पीते हैं वो अट्टे कट्टे होते हैं, मोटे होते हैं। इसका कारण क्या है, मोटे पे से ग्रसित होते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसका जो लीवर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लीवर के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, लीवर का एक पार्ट है जिसको अपन देखेंगे, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्ताशय ये वाला पार्ट है जिसको अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अब पित्ताशय क्या करता है पता है, पित्ताशय पीत रस का स्राव करता है। पीत रस का स्राव करेगा, किसका स्राव करेगा, पीत रस का स्राव करता है। पीत रस क्या करता पता है, वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण। अब आपको गुरुजी पायसीकरण क्या है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये 10th क्लास के अंदर नहीं है लेकिन 12th क्लास के अंदर है, तो जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख लेना। पायसीकरण का मतलब है वसा का पाचन, वसा का पाचन। वसा का पायसीकरण का मतलब है जो वसा होगी उस वसा का जो ट्राइग्लिसराइड वसा होगी उसको डाइग्लिसराइड के अंदर बदलने का काम कौन करेगी, तो वो करेगा पीत रस। यानी कि जो पीत रस होता है वो कहाँ से आता है, पित्ताशय से आता है। पीत रस कहाँ से आता है, पित्ताशय से। इसके अंदर क्या भरा रहता है, पीत रस, पीत रस। और पीत रस के अंदर दो प्रकार के वर्णक होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन दो प्रकार के वर्णक होता है, और ये दो वर्णक बहुत विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। और दोनों का जो निर्माण होता है वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से होता है, हीमोग्लोबिन के अपघटन से होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पित्ताशय होता है उस पित्ताशय से दो प्रकार के वर्णक आते हैं, एक आते हैं बिलीरुबिन और एक आते हैं बिलीवार्डिन। बिलीरुबिन जो है
वो आपके मल को भूरा रंग प्रदान करता है। कई बार कंपटीशन में प्रश्न आया है कि मल का रंग भूरा क्यों होता है, तो बिलीरुबिन के कारण। यदि मल के अंदर बिलीरुबिन नहीं है तो उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आप कई बार मल को त्यागते हैं तो उस समय मल का रंग भूरा न होकर ब्लैक हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण उसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा क्या है, कम है। तो बिलीरुबिन हो जाएगा, बिलीवाइडिन होता है वो कहाँ से आता है, यकृत से आता है। पीतरस क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, वसा का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन होगा कहाँ पे, तो आप कहोगे गुरुजी पित्ताशय में। पित्ताशय में वसा का पाचन होगा नहीं, पित्ताशय में पीतरस क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। पित्ताशय के अंदर पीत रस स्टोर रहेगा। पीत प्लस आशय, पीत एक रस है, ठीक है, पीत का आशय कहाँ पे होता है, उसका घर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय। लेकिन पित्ताशय बनेगा कहाँ पे, तो बनेगा कहाँ पे, यकृत के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पित्ताशय का निर्माण होता है वो यकृत की कोशिका करती है, लेकिन जो जमा रहता है वो कहाँ रहता है, पित्ताशय के अंदर। और पित्ताशय करता क्या है, पीतरस का स्राव करता है, और पीतरस जो होता है वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। और ज्यादा मात्रा में पीतरस के अंदर से बिलीरुबिन और बिलीवाइडिन निकलता है जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो आपको गॉल ब्लैडर ध्यान रखना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस यकृत से एक वाहिनी निकलती है, ये वाहिनी आपको दिख रही है यकृत से। इसको मैं थोड़ा सा यदि व्यवस्थित करके आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप इसको देख लेना भाई, ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए भाई। इस चीज़ को आप आसानी से समझ लेना, क्योंकि यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप कहोगे गुरुजी हमारे को समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ये क्या आमाशय है, आमाशय जहाँ पे पूरा होता है वहाँ से ग्रहणी स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, ग्रहणी। ये वाला पार्ट ग्रहणी है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। ये वाला पार्ट ग्रहणी है, और ग्रहणी के अंदर आके क्या खुलती है, ये पित्ताशय की जो वाहिनी होती है वो कहाँ खुलती है, ग्रहणी के अंदर। पित्ताशय की जो वाहिनी होती है ये पित्ताशय पीतरस को लेके कहाँ आएगी, ग्रहणी में। ये वाला पार्ट है, आगे छठा भाग लिख लेना, छोटी आंत का पहला भाग जिसको अपन ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग जिसको अपन ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी में भोजन का अधिकांश पाचन होता है, भोजन का अधिकांश पाचन होता है। तो भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो इस ग्रहणी के अंदर। ठीक है, अब ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। अब ये जो पीतरस है, ये पीतरस पित्ताशय से यकृत से पित्ताशय में आगे स्टोर हो गया। जब वसा आएगी आपकी, यहाँ से आपने वसा को लिया, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ पे वसा आएगी, ये वसा आई, जैसे ये वसा आई तो वसा के ऊपर आके क्या जमा हो जाएगा, पीतरस। पीतरस इसके साथ में मिल जाएगा और वसा का क्या करेगा, पायसीकरण करेगा। वसा का क्या करेगा, पायसीकरण। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो आमाशय है, इस आमाशय में एक एंजाइम आता है जिसको अपन लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है, मतलब काम नहीं करता है। लाइसोजाइम भी कोशिश करता है, लाइसोजाइम भी कोशिश करता है। वैसे लाइसोजाइम आमाशय से भी आता है, मुख गुहा से भी लाइसोजाइम आता है, लेकिन मुख गुहा में पाया जाने वाला लाइसोजाइम भी निष्क्रिय होता है, और आमाशय में पाए जाने वाला जो लाइसोजाइम है वो भी क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ये जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करेगा, वसा को पचाने का काम करेगा, वसा को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, वसा को तोड़ने का काम करेगा, लेकिन खुद निष्क्रिय है। ठीक है, कोशिश तो करता है लेकिन निष्क्रिय, उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अंतिम जाके वो हताश हो जाएगा, थक जाएगा, और उससे वसा का पाचन होगा नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वसा का पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो ग्रहणी के अंदर। ठीक है, ग्रहणी के अंदर पूरा होगा, स्टार्ट होगा, और पूरा भी कहाँ होगा, ग्रहणी छोटी आंत के अंदर ही पूरा होगा। तो वसा का पाचन कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर। तो ग्रहणी हो गया। अब ग्रहणी के बाद क्या आएगा, अब ग्रहणी के बाद आपको ध्यान रखना है, आमाशय के 3 भाग मैंने आपको बता दिए। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी हो गया, उसके बाद छोटी आंत आगे जाके किस में खुलेगी, छोटी आंत यहाँ से, ये जो छोटी आंत है ये यहाँ से नीचे जाएगी, इसके पीछे का भाग है, अब दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ लाइन नहीं बनाई है, अब मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आगे यहाँ पे ऐसे कुंडलित नली रहती है, कुंडलित नली रहती है यहाँ से, देखो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस पार्ट को कहते हैं भाई अग्र क्षुद्रांतर। क्या कहता है, अग्र क्षुद्रांतर। ठीक है, अग्र क्षुद्रांतर है। इस वाले पार्ट को आप लिख लेना, ऊपर की ओर नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर लिख लेना,
सातवां भाग लिख लेना अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र क्षुद्रांत्र किसका भाग है? तो अग्र क्षुद्रांत्र छोटी आंत का भाग है। यहां पे भोजन का क्या होगा? भोजन का क्या होगा भाई? अवशोषण होगा। भोजन का क्या होगा? अवशोषण। और इसके आगे का भाग, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको अपन कहता है क्षुद्रांत्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन? क्षुद्रांत्र कहते हैं। अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र, और अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र में क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। क्या होगा? भोजन का अवशोषण। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया आमाशय के 3 भाग, ग्रहणी, आमाशय के 3 भाग, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। फिर छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। ग्रहणी क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। साथ साथ में एक संरचना मैंने आपको नहीं बताई, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो नीचे की ओर आपको ककड़ी के आकार की जो संरचना दिख रही है, ये तंबू के आकार की आपको ये जो संरचना दिख रही है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको आप लिख लेना 8वां पॉइंट करके, अग्नाशय। क्या कहता है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहता है अग्नाशय। ये जो अग्नाशय है एक प्रकार की ग्रंथि है, यकृत भी एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, आपके सिलेबस में इसी पार्ट के अंदर आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियों को अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशय पीत, अग्नाशय क्या करेगा? 2 प्रकार के हार्मोन छोड़ेगा। अग्नाशय क्या करेगा? 2 प्रकार के हार्मोन छोड़ेगा। एक छोड़ेगा इंसुलिन, नाम सुना होगा आपने, और एक छोड़ेगा ग्लूकोगॉन। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों क्या करता है? शर्करा का नियंत्रण करता है। शर्करा का नियंत्रण, शर्करा का नियंत्रण। अब शर्करा का नियंत्रण होगा कैसे पता है? इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। सुन लो आप। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा? जो आपका ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करेगा। जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, और यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ज्यादा बदल रहा है तो उसको वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? ग्लूकोगॉन। ठीक है, यहां आप लिख लो। ठीक है, ग्लूकोज, इंसुलिन, और तो यहां पे लिख लेना आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा? तो याद रखना इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। और वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? ग्लूकोगॉन। कौन करेगा? ग्लूकोगॉन। तो ये दो ही, एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा? इंसुलिन। यदि आपके शरीर में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोज में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। यदि ज्यादा मात्रा में इंसुलिन स्रावित हो जाए तो ग्लूकोज होगा वो ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा? ग्लूकोगॉन। तो अर्थात ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? शर्करा का नियंत्रण, शर्करा का नियंत्रण। ठीक है, तो ये दोनों कहां से आता है? तो दोनों कहां से आता है? अग्नाशय से आता है, और दोनों शर्करा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं मधुमेह, जिसको अपन डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग जिसको भी हो जाता है उसका शरीर मोटा हो जाता है, मोटापे से ग्रसित हो जाता है, साथ साथ में उसके हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो ये आपके मधुमेह है, अग्नाशय, ध्यान रखना। उसके बाद छोटी आंत हो गया, यकृत हो गया। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय हो गया। उसके बाद अपन आगे का जो पार्ट देखते हैं, 9वां पार्ट है, वो है बड़ी आंत। 9वां पार्ट देखना, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत कौन सी है पता है? ये जो बाहर की ओर दिख रही है, जहां मैं इस पेन को घुमा रहा हूं, ये जो बाहर की ओर आपको दिख रही है, ये बड़ी आंत है। ये यहां से लगाकर, यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरी क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बड़ी आंत के अंदर एक होता है वर्धांत्र, मलाशी भी होता है। ठीक है, और एक तीसरा भाग आता है, ये भी बड़ी आंत के अंदर मानते हैं, गुदा। ठीक है, और एक भाग अभी मैं आपको बताऊंगा, कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ध्यान रखना आपको, सबसे पहले एक होता है वर्धांत्र, मलाशी। देखो, एक होता है वर्धांत्र, ये जैसे ही ये मैंने आपको बताया था क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र के बाद फिर आएगा, आगे जाओगे तो ये बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को कहते हैं वर्धांत्र कहते हैं। वर्धांत्र के बाद फिर ये जो आगे का पार्ट है, इसको अपन कहता है मलाशी। मलाशी यहाँ पे होता है मलाशी, जिसको अपन मलाशी,
यहाँ पे मलाशय होता है और लास्ट वाला पार्ट को क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लेना, ये वर्धांत्र है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा क्या है, वर्धांत्र है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या है, वर्धांत्र। ये मलाशय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गुदा हो जाएगा। तो ये बड़ी आंत है। ठीक है, आप तीनों भागों को नहीं लिखे तो बड़ी आंत लिख लेना। उसके बाद फिर देखो लास्ट में ये जो आपको ऐसी संरचना दिख रही है, इस संरचना को आप देखो, इस संरचना को मैं आपको ड्रॉप आउट कर रहा हूं। इस संरचना को आप देखो, इसको अपन कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। इस पार्ट को अपन कहते हैं, ये जो नीचे की ओर बड़ी हाथ में यहाँ पे आपको ऐसी संरचना देखने को मिल रही है, इसको अपन कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं। देखो भाई, अपेंडिक्स क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। अपेंडिक्स आपके शरीर में कौन सी साइड होती है, तो राइट साइड होती है। कौन सी साइड, राइट साइड। कभी भी जो अपेंडिक्स है, कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड कभी नहीं होता है। क्योंकि अपेंडिक्स जो होती है वो कौन सी साइड होती है, राइट साइड। कहता है कि मेरे इधर दर्द कर रहा है, मेरे शरीर में अपेंडिक्स है। अरे अपेंडिक्स है तो इधर कभी दर्द नहीं करेगा। ठीक है, अपेंडिक्स हमेशा दर्द राइट साइड होगा, क्योंकि कर्मी रूपी परिशेषिका कहाँ होती है, राइट साइड होती है। ये जो कर्मी रूपी परिशेषिका है, यहाँ से एक भाग आता है जिसको अपन क्या कहते थे, क्षुद्रांत्र कहते थे। छोटी आंत का भाग था। ठीक है, और इसके ऊपर का भाग क्या होता है, बड़ी आंत का वर्धांत्र होता है। ठीक है, तो ये वर्धांत्र हो जाएगा। इसमें ये जो कर्मी रूपी परिशेषिका है, ये जो छोटी आंत है, इसमें से भोजन का क्या हो जाता है, पाचन तो हो जाता है। लेकिन जो अपचित भोजन होता है, सुनो भाई, जो अपचित भोजन होता है वो इस भाग से इस कर्मी रूपी परिशेषिका में आएगा। ठीक है, जो अपचित भोजन होगा वो इस छोटी आंत से इसमें आएगा। ठीक है, अपचित भोजन के अंदर क्या आता है, जैसे आप टमाटर के बीज होते हैं, मिर्च के बीज होते हैं, भिंडी के बीज होता है, ये जो सभी बीज है, ये बीज आपके शरीर में जाकर इसके अंदर जमा हो जाता है। इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता रहता है, जमा होते रहते हैं, क्योंकि उसका डाइजेशन तो होता नहीं है। डाइजेशन तो होता नहीं है। ये जैसे धीरे धीरे जमा हो जाएंगे, तो ये धीरे धीरे जमा होकर इसके अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और इसके अंदर जाके क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, दर्द। और ये जो कर्मी रूपी परिशेषिका, ये आपके शरीर में अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है, अवशेषी। इसका आपके शरीर में कोई यूजेज नहीं है, इसका आपके शरीर में कोई यूजेज नहीं है। अब देखो भाई, ये जो कर्मी रूपी परिशेषिका है, इस कर्मी रूपी परिशेषिका आपके शरीर में कौन सा अंग है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन कौन से, कई बार प्रश्न आता है। आगे आप आएगा, पाठ आएगा, उत्परिवर्तनवाद वाला पाठ आएगा। गत साल प्रश्न आया था 3 नंबर का, उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे, आपके शरीर में जो अवशेषी अंग है वो है, एक तो है कर्मी रूपी परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, आंख के अंदर होता है निमेषक पटल, कान के अंदर होता है कर्ण पल्लव। ठीक है, तो ऐसे, और एक होती है अकल डाट, इसका कोई कार्य नहीं है, ये सभी अवशेषी अंग है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसको कर्मी रूपी परिशेषिका कहता है, जो भोजन का अवशेषी अंग है, जो वर्धांत्र के बाहर की ओर निकला रहता है, जिसमें भोजन के जमा होने से दर्द होता है, जिसको अपन अपेंडिक्स कहता है। और फिर क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इस पार्ट को यहाँ से काट कर, कृत्रिम संसाधनों के द्वारा इसको काट कर यहाँ से अलग कर दिया जाता है। यहाँ से जैसे अलग हो जाएगा तो ये भोजन यहाँ से जाएगा सीधा ऊपर। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ मलाशय के अंदर जाके गुदा के द्वारा उसको बाहर त्याग दोगे। तो ये पूरे जो भाग है, ये पूरे भाग किसके है, पाचन के भाग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन के अंदर आपको कितने भाग दर्शाने, कैसे दर्शाने। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको स्पीड से। ठीक है, मेरे साथ तैयार हो जाओ। सबसे पहले देखो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, पहला भाग मुख गुहा ध्यान रखना है। मुख गुहा, यदि प्रश्न आता है मानव पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, तो आपको मुख गुहा को समझाना है। मुख गुहा में दांतों, जीभ सभी के बारे में लिखना। ठीक है, फिर गरसनी के अंदर आपको लिखना है। फिर गर्सिका तीसरा भाग, चौथा भाग आमाशय, और आमाशय के भी 3 नाम लिख लेना, जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। ठीक है, फिर 5वां भाग हो जाएगा यकृत, 5वां भाग आप यकृत लिखना। ठीक है, 6ठा भाग आप क्या लिखोगे, अग्नाशय। ठीक है, यकृत के अंदर आप लिखना चाहो तो यकृत के अंदर ये बड़ा पॉइंट छठा लगा के मत करना, एक लिख लेना गॉल ब्लेडर पित्ताशय लिख लेना। ठीक है, 6ठा हो गया अग्नाशय। उसके बाद फिर इसके अंदर बड़ी छोटी आंत के अंदर लिख लेना 7वां भाग छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर आप पॉइंट करके लिख लेना, पहला पॉइंट अग्र क्षुद्र ग्रहणी, पहला भाग क्या है, ग्रहणी। दूसरा अग्र क्षुद्रांतर, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, क्षुद्रांतर। 3 भाग लिख लेना।
फिर बड़ी आंत लिख लेना, बड़ी आंत के अंदर सबसे पहला भाग लिख लेना वर्धांत्र, मलाशय और गुदा, 3 भाग लिख लेना। उसके बाद फिर लिख लेना चौथा भाग कर्मी रूपी परिशेषी का, जो कि अवशेषी भाग है, ठीक है, जिसमें भोजन का पाचन होता नहीं है, तो वो लिख लेना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इतने सभी भागों को आपको किसके अंदर लिखना है, इस मुख गुहा के अंदर लिखना है। और मुख गुहा के अंदर आपको और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे मुख गुहा के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है, जिसको अपन सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियों के अंदर मैं आपको बता देता हूं, लार ग्रंथियां, ये मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए हल्का सा आपको बता देता हूं। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है कर्णपूर्व, ठीक है, एक होती है अधोहनु और एक होती है अधोजीवा। 3 ग्रंथियां होगी, एक होगी कर्णपूर्व, एक होगी अधोहनु और एक होगी अधोजीवा। तो इसको कहते हैं पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। इसको कहोगे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और इसको कहता है सब लिंगुअल, इसको लिख लेना सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इसको कहते हैं सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये तीनों होती है, एक होती है कर्णपूर्व, एक होती है अधोहनु और एक होती है अधोजीवा, ठीक है। तीनों क्या करती है, तीनों की तीनों लार का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, लार का स्त्रवण करती है। लार सलाइवा क्या है, तो लार एक चिपचिपा तरल द्रव है, लार एक चिपचिपा तरल द्रव है, ठीक है, जो क्या करता है, जो भोजन को लसलसा बनाता है, ठीक है। साथ साथ में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको पाचित करने का काम भी कौन करता है, लार। और लार के अंदर एक एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को, जो आपका स्टार्च होता है जिसको अपन मंड भी कहता है, स्टार्च का क्या करेगा, पाचन करेगा, स्टार्च को किसमें बदलेगा, शर्करा में बदलने का काम करता है। और जैसे स्टार्च शर्करा में बदलेगा तो आपका भोजन होगा वो क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लार ग्रंथियों से क्या आता है, लार आता है। अब सबसे ज्यादा जो लार का स्राव होता है वो कर्णपूर्व लार ग्रंथि से होता है, लगभग 70% लार का स्राव किससे हो जाएगा, इस कर्णपूर्व लार ग्रंथि से। ये कहाँ होती है, तो ये यहाँ पे होती है, कान के जस्ट पहले यहाँ पे होती है, जिसको अपन कर्णपूर्व कहते हैं, कान के पहले, ठीक है। एक होती है यहाँ पे जहाँ पे जीभ जुड़ी रहती है, जीभ का एंडिंग भाग, मुख गुहा में जीभ का एंडिंग भाग होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे अधोहनु, सब मैंडिबुलर। और एक होती है जीभ के नीचे जिसको सब लिंगुअल कहता है, सब लिंगुअल, जिसको अपन कहता है अधोजीवा। और अधोजीवा होती है वो जीभ के नीचे होती है, और अधोजीवा और इस दोनों से लगभग 30% लार का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। ध्यान रखना, लार क्या है, तो लार एक चिपचिपा तरल है, जिसके अंदर लार के अंदर लगभग 98% क्या होता है, H2O, 98% क्या होता है, जल, और 2% के अंदर क्या होता है, सलेस्मा होती है, प्लस बलगम होता है, प्लस एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है। लार के अंदर 98% क्या होता है, जल होता है, 2% के अंदर क्या होता है, सलेस्मा होता है, बलगम और एंजाइम होते हैं। और एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है, जो स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। तो ये लार ग्रंथियां है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, ध्यान रखना, ठीक है। पाचक ग्रंथियों के अंदर यकृत ध्यान रखना, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना, अग्नाशय ध्यान रखना। इतनी सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके ये आपका पाचन तंत्र वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं अब आपको बता देता हूं, देखो यदि आप ऐसे लिखते हो, प्रश्न आए मानव पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, तो चित्र बना देना, सभी भागों के नाम लिख लेना। फिर आपके समझाने का तरीका, सबसे पहले आप आहार नाल को समझा देना, आहार नाल को समझा देना। और आहार नाल के अंदर आप सबसे पहले मुख के बारे में लिखना, ठीक है। मुख के अंदर फिर दांत लिख लेना पॉइंट करके, फिर जीवा लिख लेना, फिर आप लार ग्रंथियां मत लिखना, लार ग्रंथियां अलग आप पाचक ग्रंथियों के अंदर लिखना। फिर आप गरसनी के बारे में लिख लेना, फिर गर्सिका, फिर आमाशय के 3 भाग कर देना, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब भी लिख लेना। फिर दूसरा पार्ट आप लिख लेना पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। और पाचक ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले क्या लिखना, लार ग्रंथियां, लार
ग्रंथियां कितने प्रकार की है, तो आप ए बी और सी करके लिख लेना, ठीक है। कर्णपूर्व, अधो अनु और अधो जीवा। फिर दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आप लिख लेना यकृत, ठीक है। यकृत क्या करती है, पीत रस का स्राव करती है, तो यकृत के यहाँ भी एक पित्ताशय के बारे में लिख लेना, पित्ताशय के बारे में, ठीक है, जो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचीकरण करता है, लिख लेना। फिर तीसरा पार्ट आप लिख लेना अग्नाशय, अग्नाशय जिसको अपन पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के अंदर दो प्रकार के हार्मोन ध्यान रखना आप, एक इंसुलिन और एक आप ध्यान रखना ग्लूकोगोन। फिर ऐसे करके ये सभी भागों के आप नाम लिखना, 3 लार ग्रंथियों को समझा देना, 3 पाचक ग्रंथियों को, लार ग्रंथियों को, यकृत और अग्नाशय को समझा देना, इन सभी भागों को समझा देना, डायग्राम बना देना। ऐसे करके ये आपके 5 नंबर का प्रश्न आता है तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यदि पाचन का है, यदि आपके एक तो प्रश्न आएगा, मैंने पहले भी आपको कह दिया है, मानव पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, मानव पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, तो 5 नंबर का प्रश्न यहां से बन जाता है। तो आपको ऐसे समझाना है, डायग्राम बनाना, नाम लिखना है, सभी भागों के वर्णन करने। दूसरा प्रश्न आएगा मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि। अब इस क्रियाविधि को आपको समझाने का प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेने की क्रिया, भोजन को मुख में लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा पार्ट हो जाएगा पाचन, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। अब पाचन होगा, पाचन के अंदर आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाचन सबसे पहले कहाँ होगा, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। अब मुख गुहा में पाचन के अंदर क्या होगा बताओ भाई, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। कहाँ से होता है, तो लार के द्वारा एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का लगभग 75% पाचन कर देता है। तो मुख गुहा में पाचन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, स्टार्च या मंड, इसको क्या करना है, किसमें बदलना है, शर्करा के अंदर। कौन बदलेगा, तो टाइलिन एंजाइम बदलेगा। कौन बदलेगा, टाइलिन एंजाइम। तो मुख गुहा में पाचन हो जाएगा। दूसरा पाचन होगा आमाशय में, आमाशय में पाचन, और आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में क्या आता है, तो पाचक एंजाइम आता है। आमाशय में क्या आता है, पाचक एंजाइम, और भोजन को क्या कहते हैं, पचित करते हैं। तो आमाशय में हो जाएगा। उसके अलावा फिर तीसरा हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, अधिकांश पाचन होता है। छोटी आंत के अंदर अधिकांश पाचन के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा। जो 75% हो गया था, 25% जो रह गया था उसका पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर। जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को पाचित करने के लिए एंजाइम आएंगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन कौन से आएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आएंगे आपके, जैसे एक आएगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये सभी एंजाइम आएंगे जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। साथ साथ में प्रोटीन के पाचन के लिए आएगा पेप्सिन आएगा, ठीक है, पेप्सिनोजन आएगा, पेप्सिन आएगा, रेनिन आएगा, ये सभी एंजाइम आएंगे, ठीक है। अब इस छोटी आंत के अंदर आपको एक तो लिखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस किस के द्वारा होगा, तो आप लिख लेना ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। 2 एंजाइम ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे बहुत सारे एंजाइम है, ठीक है। याद करते करते आपकी लाइफ पूरी हो जाएगी, इतने एंजाइम है, इसलिए आपको ध्यान रखना, 2 याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा आएगा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के पाचन के लिए क्या आएगा, एक तो आएगा पेप्सिन, पेप्सिन, एक आएगा रेनिन, ठीक है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ये का प्रोटीन के पाचन के लिए आएंगे। ध्यान रखना छोटे बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, जो माँ के दूध से, जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्तनपान करते हैं, यानी कि उसकी माँ उनको स्तनपान करवाती है, उस बच्चों के अंदर जो दूध का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, रेनिन के द्वारा होता है। और जो रेनिन होता है, जो माँ का दूध होता है, वो छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, जिसमें सभी प्रकार की एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। फिर तीसरा आएगा वसा। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, तो ध्यान रखना लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा आता है, लाइसोजाइम एंजाइम। साथ साथ में क्या ध्यान रखना, पीतरस। पीतरस भी क्या करता है, वसा का
पाचन करता है। तो ये जो आपके पूरा जो यूनिट है ये मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा कुछ पोर्शन रह गया इस पाचन तंत्र के अंदर, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है यह आपके लगभग पूरा हो गया। इतना यदि आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डायग्राम बना देना, सभी अंगों के बारे में जितना मैंने बताया उतना लिख लेना कॉपी के अंदर। साथ साथ में पाचन की क्रियाविधि को आपको समझाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से कह रहा हूँ मानव पाचन तंत्र में से आपको 1 नंबर का छोटा प्रश्न देखने को पक्का मिलेगा। 101% आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो छोटा प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, वो आपके इसी में से मिलेगा। क्योंकि लगभग 3 या 4 बार प्रश्न पूछा गया है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो उत्तर हो जाएगा टाइलिन, यहाँ इसको एमाइलेज कहता है। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है लार जो होती है उसके अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च को किसमें अपघटित करता है, तो शर्करा के अंदर अपघटित करता है। ठीक है, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में कौन कौन किसका क्या कार्य, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो पहला जो यूनिट है इसमें जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र आपके 1 नंबर के हिसाब से, पाचन तंत्र जो है वो आपके 1 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसके हिसाब से पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लेना, लगभग सभी पेपर के अंदर पाचन तंत्र में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता नहीं है, फिर भी पूछा जाता है। तो मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बना देना, भागों के नाम लिख लेना, मैंने आपको सिंपल समझा दिया है। साथ साथ में भागों का वर्णन भी आपको आता है, 2-2, 3-3 लाइनें लिख लेना। पाचन की क्रियाविधि के अंदर आप लिख लेना, सबसे पहले अंतर्ग्रहण लिख लेना, भोजन को मुख में लेने की क्रिया। ठीक है, फिर दूसरा लिख लेना पाचन। अब पाचन किस किस में होता है, तो मुख गुहा में पाचन होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम है, तो उस एंजाइम के नाम याद करने। फिर हो जाएगा अवशोषण, भोजन का क्या होता है, अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो आंतों द्वारा। फिर क्या हो जाएगा स्वांगीकरण, पचित भोजन को विभिन्न उत्कों अंगों तक पहुंचाने का कार्य। और फिर हो जाएगा बहिक्षेपण, यहाँ उसको अपन उत्सर्जन कहता है। इस सभी पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा पाचन की क्रियाविधि के अंदर। ठीक है, और यदि आपको आता है पाचन का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भागों को समझाइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके प्रश्न यहाँ से बनेगा नहीं। ज़्यादातर इस पार्ट के अंदर 1 नंबर का प्रश्न जो होगा वो पाचन तंत्र में से ही बनेगा। इसलिए पाचन तंत्र के अंदर जितने भी 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सभी को निकाल दो किताब से बाहर और याद कर दो। ठीक है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही खूब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन दूसरा तंत्र लेके आपको मिलेंगे। ठीक है, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। धन्यवाद।